आपके अपने YouTube चैनल वाक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराते जा रहा हूँ। क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। प्लेलिस्ट पर जाकर क्या है क्रम से आप वीडियो देखकर तैयारी करते जाइए, क्योंकि मैं आपको 2 अंक बताई दिए हैं। ओके, अब मैं हम क्या है 3 अंकीय महत्व प्रश्न देखेंगे। 3 अंकीय प्रश्न तो बता ही चुका हूँ, उत्तर के लिए आप लोग कह रहे थे, तो 3 अंकीय महत्व प्रश्न देखेंगे, उत्तर के साथ देखेंगे। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट 1 है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो क्या है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो क्या है मंजिल भी झुका करती है। ओके, तो पहला तो हमारा क्वेश्चन आ जाता 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न में। पहला क्वेश्चन है, पितृवंशीय एवं मातृवंशीयता का अर्थ बताते हुए अंदर लिखिए। ओके, थोड़ा मेरा क्या है स्वास्थ्य गड़बड़ है, ओके, तो इसलिए आपकी आवाज दबी हुई हुई है, तो आप यह समझने का प्रयास करिएगा। आराम आराम से मैं आपको समझाते जाऊंगा। ओके, तो पितृवंशीय एवं मातृवंशीय आपको अर्थ बताना, अंतर भी बताना। तो पहले हम देख लेते पितृवंशीय क्या कहलाता है। ओके, सिंगल भी पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, दोनों साथ पूछ लिया जाए तो 3 नंबर में आ जाता है। तो पितृवंशी क्या है, पितृवंशिता पितृवंशिता का अर्थ वंश परंपरा का पिता के साथ जुड़ता है, अर्थात जब वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है तो उसे पितृवंशिकता कहा जाता है। ओके, मातृवंशिता में क्या होता है, मातृवंशिकता में शब्द का अर्थ है वंश परंपरा का माँ के साथ जुड़ता है, अर्थात जब वंश परंपरा माँ के साथ चलती है, माँ के नाम पर चलती है तो उसे मातृवंशिता का कहते हैं। अंतर क्या दिया हुआ है, अंतर ये आपका दिया हुआ है। आपका पितृवंशिता में क्या है, वह वंश परंपरा जो क्या है पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है, उसे पितृवंशिता कहते हैं। और मातृवंशिता में क्या है, वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है मातृवंशिता कहलाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। ओके, तो आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, आपको क्या है पढ़ लेना है, रटने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ लेना, समझ लेना है, फिर तो आपको अपने से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या है वास्तविक की स्थिति आपको पता है। ओके, तो आरंभिक काल में क्या है महिलाओं की स्थिति में अत्यधिक गिरावट आई। इस समय अनेक सामाजिक कुप्रथाएं जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विधवा दुर्दशा, तलाक, दहेज प्रथा आदि कारण महिलाओं की स्थिति क्या है गौण थी। उनका जीवन संरक्षण का जीवन बनकर रह गया था। भारतीय उपमहाद्वीपों में मुसलमानों की जीत ने पर्दा प्रथा को क्या है भारतीय समाज में ला दिया था। ओके, राजस्थान में राजपूतों ने जोहर की प्रथा प्रचलित थी। अतः स्पष्ट है कि आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या है अत्यंत दयनीय थी, अत्यंत दयनीय थी। तो ये सब आपको पता ही कि ये सब के कारण क्या है महिलाओं की स्थिति क्या है अत्यंत दयनीय थी। आइए पढ़, बस आपको वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, याद हो गया। होगा, अब आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ लिया। पेपर में आगे फटाक से आप 3 से 4 लाइन लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। ओके, चर्चा कीजिए। ओके, तो देख लेते हैं स्तूप क्यों पहले क्यों बनाए जाते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दिव्य। ओके, समानता स्तूप महात्मा बुद्ध अथवा किसी अन्य पवित्र भिक्षु के अवशेष जैसे दांत, भस्म आदि अथवा किसी पवित्र ग्रंथ पर बनाए जाते थे। अवशेष स्तूप के केंद्र में बनाए गए एक छोटे से कक्ष के एक पेटिका में रख दिए जाते थे। दूसरी शताब्दी में भरहूत, सांची और सारनाथ जैसे स्थानों पर क्या है महत्वपूर्ण स्तूप बनाए गए थे। ये आपका बताया गया। नेक्स्ट, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, तो स्तूप प्राय दान के धन से बनाए जाते थे। मतलब अब स्तूप बनेगा, पैसा चाहिए तो कैसे, दान का जो पैसा होता था उससे बनाया जाता था। स्तूप बनाने के लिए क्या है दान राजाओं जैसे सातवाहन राजा ने दान दिया, धनी व्यक्तियों, शिल्पकारों, व्यापारियों और सैनियों और यहाँ तक कि क्या भिक्षुओं और भिक्षुओं ने के द्वारा भी दिए जाते थे। स्तूपों की वेदिकाओं तथा स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इनके निर्माण और सजावट के दिए जाने वाले दान का भी उल्लेख है। मतलब जहाँ जहाँ स्तूप है वहाँ क्या अभिलेख मिले हैं, और अभिलेखों में पता चलता है किस किसने दान दिया। जैसे आपने देखिए मंदिरों में जाएंगे, और बहुत सारे मंदिरों में तो वहाँ की कोई कुछ बना देते, कोई कुछ बना देना। मान लीजिए वो किसी ने मंदिर में फ्रीजर लगा दी, ओके, तो लिखा रहता है इसके द्वारा साफ प्रेम भेंट है मंदिर के लिए। तो इस प्रकार से लिखा रहता है। इसी प्रकार जब भी ये स्तूप बने जाते तो अभिलेख लगे रहते थे जिसमें बताया किसने कितना पैसा दिया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सवाल क्वेश्चन आ जाता चौथा, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती का जो स्तूप है वो नष्ट हो गया। मतलब सांची का स्तूप बच गया, अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, क्यों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आसान भी है, एक बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। ओके, अमरावती के स्तूप की खोज क्या है सांची स्तूप से थोड़े पहले हो गई। मतलब क्या है सांची स्तूप से खोजने से पहले किसकी हो गई, अमरावती स्तूप की खोज हो गई थी। कब हुई थी, 1796 हो चुकी थी। तब तक विद्वान इस बात का के महत्व को नहीं समझ पाए कि ये क्या है पुरातात्विक अवशेष को क्या है उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह क्या है संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। मतलब क्या हुआ, अमरावती का स्तूप पहले मिल गया। ओके,
तो लोग जो इतिहासकार थे ओके, और वहाँ के समय उस समय के लोग थे, वो ये नहीं समझ पाए कि ये क्या है, एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष। ये ना समझ के वो लगा कि बड़ी ये डिजाइनिंगदार यहाँ पत्थर निकले, डिजाइनिंगदार पत्थर है, बड़ी अपने घर ले जाओ, अपने घर को सजाओ डिजाइनिंग पत्थर। सब धीरे धीरे उठा के वहाँ से पत्थर ले गए, जिससे क्या अमरावती के स्तूप में कुछ बचे ही नहीं ओके, तो इसलिए धीरे धीरे क्या नष्ट हो गया। तो ये क्या बात को समझ तो पाए, लेकिन बहुत बाद में समझ आए, जब तक आधा स्तूप ही गायब हो गया होगा ओके। अमरावती स्तूप के क्या पत्थरों को उठाकर दूसरी जगह ले जाया गया। यही नहीं, वहाँ की क्या है मूर्तियों को भी शहर संग्रहालयों में स्थानांतरित कर दिया। इसके कारण स्तूप का महत्वपूर्ण अवशेष दूसरे स्थानों पर चला गया। साथ ही जहाँ की अच्छी अच्छी मूर्तियां थी, लोग क्या उठा के संग्रहालयों में रख दिया, अपने घर ले गए, इस प्रकार से ओके। तो वही बताया गया कि ओके, जिससे वहाँ कुछ नहीं बचा और जिससे क्या है दूसरे स्थानों पर चले गए वहाँ की मूर्तियां और की जो कला है, इसलिए वहाँ का स्तूप नष्ट हो गया ओके। तीसरा कारण क्या है कि सांची की खोज 1818 में हुई थी ओके। इसके 3 तोरण द्वार थे, चौथा वही पर गिरा हुआ था। टीला भी अच्छी हालत में था। इस स्तूप के तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेजने की योजना बनाई गई थी, लेकिन राजकीय संरक्षण के कारण अंग्रेजों के इसके स्थान पर क्या प्लास्टिक की प्रतिमूर्तियां दी गई। ये बताई गई सांची की बात भाई ओके। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, मस्त कहानी है। सांची में क्या है, सांची के जो आपको क्वेश्चन भी आता है कि जो सांची के जो तोरण, सांची का जो स्तूप बच गया, इसे किसने संरक्षण दिया, तो भोपाल की बेगम ने संरक्षण दिया। ये क्वेश्चन आता है ओके। तो क्या हुआ, अंग्रेज गए किसके पास, बेगम के पास गए ओके, भोपाल की बेगम के पास, कि भाई ये सांची की जो ये तोरण द्वार है, मतलब गेट है, अच्छे डिजाइनिंगदार है, अच्छा लग रहा है, मुझे ये लंदन ले जाना, पेरिस ले जाना। अंग्रेज आए ओके। तो फिर क्या किया बेगम ने, अच्छा दिमाग लगा के क्या किया कि उन्होंने कहा कि असली जो है, असली वाला उसे नहीं दे सकते, लेकिन हम उसकी डुप्लीकेट बना देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है, उससे डुप्लीकेट बना देंगे प्लास्टिक से ओके। तो डुप्लीकेट बनाकर बिल्कुल एज इट इज, और क्या है वो डुप्लीकेट ले जा, असली वाला वहीं छोड़ दो ओके। ऐसा करने से क्या है वो अंग्रेज भी खुश हो गए, साथ ही असली वाला बचा रहा। यही कारण है कि क्या है सांची की स्तूप तो बचे रहे, क्योंकि भोपाल की बेगमों के संरक्षण के कारण। तब अब जबकि क्या है अमरावती के स्तूप नष्ट हो गया। आई होप इन 3 पॉइंटों के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब अच्छे समझ में आ गया, फिर अब तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। नेक्स्ट है कमल या लोटस महल की विशेषता लिखिए। जो कमल महल है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ओके। तो कौन कौन सी विशेषताएं, पहला है शाही केंद्र के भव्य महलों के सर्वाधिक सुंदर कमल महल था। यह नामकरण इस महल के सुंदर और भव्यता का प्रभावित होकर अंग्रेज यात्रियों द्वारा दिया गया था ओके। मतलब यहाँ की सुंदर, बहुत सुंदर था, इसी कारण क्या है जो अंग्रेजों ने इसका नाम क्या दिया, कमल महल दिया ओके। स्थानीय रूप से इस महल को क्या है चितरंजी महल के नाम से जाना जाता है। यह 2 मंजिलों वाला एक खुला चौकोर मंडप है। नीचे की मंदिर में क्या पत्थर का एक सुसज्जित अधिष्ठान है ओके। ऊपर की मंजिल में खिड़कियों वाले कई सुंदर झरोके ओके। दूसरा क्या विशेषता है कि कमल महल में 9 मीनारें थी। बीच की सबसे ऊंची मीनार थी और 8 मीनारें उसकी भुजाओं के साथ थी ओके। नेक्स्ट है कि महल की मेहराबों में इंडो इस्लामिक तकनीकों का स्पष्ट प्रभाव है, जो कि यह विजयनगर शासकों की धर्म सहनशीलता की नीति का परिचय है, क्योंकि ये है आपके कमल महल की विशेषता। पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर के उत्कृष्ट का वर्णन कीजिए। तो कृष्णदेव राय एक महान विजेता होने के साथ सफल राजनीतिक और महान प्रशासक भी थे। उसने अपने शासन काल में केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ बनाया तथा प्रांतीय नायकों एवं अधिकारियों पर क्या कठोर नियंत्रण स्थापित किए। वह एक स्वेच्छाचारी शासक होते हुए भी क्या है प्रजा के लिए सदैव चिंतित रहता था। उसने अपनी प्रजा के लिए तालाबों एवं अन्य नहरों का निर्माण भी करके केवल सिंचाई सुविधा का ही विस्तार नहीं किया, अब तो उसने क्या है बंजर और जंगली भूमि को भी क्या है कृषि योग्य बनाने की कोशिश की। इस प्रकार न केवल कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ, अब तो राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हुई। उसने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया। मतलब पहले क्या है शादी पर भी कर लगाया जाता था ओके, लेकिन इसने क्या है कृष्णदेव राय ने ये कर हटा दिया ओके, जिससे क्या है प्रजा को क्या है करों से राहत भी मिल गई। कृष्णदेव राय एक महान लोकपराधी और क्या है धर्म सहिष्णु शासक था। उसने बिना किसी भेदभाव के अनेक मंदिरों को अनुदान प्रदान किया, मतलब पैसे दान किए ओके। पेश नामक इतावली यात्री ने राजा कृष्णदेव राय को एक महान एवं अत्यंत न्यायप्रिय शासक बताया है। इस प्रकार बारबोसा जो एक यूरोपीय यात्री था ने कृष्णदेव राय को साम्राज्य में प्रचलित न्याय और समानता का व्यवहार की प्रशंसा की ओके। इस प्रकार से मैंने एकदम कहानी से आपको पढ़कर बता दिए, समझ में आ गया हो गया कि कृष्णदेव राय इतने लोकप्रिय क्यों थे, क्योंकि इसने क्या है सिंचाई की सुविधा कर दी ओके। सिंचाई की सुविधा तो की, साथ ही जो बंजर भूमि थी उसे भी कृषि योग्य बनाने की कोशिश की, विवाह का कर समाप्त किया, जिससे क्या है लोगों को करों से राहत मिली। साथ ही इन्हें क्या है मंदिरों के लिए भी दान किया बहुत सारा ओके। और ये दो लेखक है, एक तो आपका लेखक है मतलब यात्री है, एक पेशे हो गए, एक बारबोसा हो गए, इन्होंने भी क्या है एक महान शासक और न्यायप्रिय शासक भी कहा होगे, ये सब है ओके। तो ये आपको बता दें इस प्रकार से कृष्णदेव राय की लोकप्रिय है। मतलब कृष्णदेव राय की लोकप्रियता संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, ये उनकी कार आए, ये आप टॉपिक पढ़ लीजिए, लिख देंगे, तुरंत नंबर आपको मिल जाएगा ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं तथा क्रांति के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए।
तो आपको पहले प्रमुख नेता बताने हैं और क्रांति के केंद्र बताने हैं। तो आपको नेता तो आपको पता ही होंगे कौन कौन से नेता थे। तो प्रमुख नेता थे आपको मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल के अलावा के अन्य प्रमुख नेता कौन से? कुंवर नारायण, अहमदुल्ला खां, रंगा बाबूजी गुप्त, ओके, और सेनाजी पंडित, भीमराव मुखर्जी, ये सब थे। ओके, ये सब आपके नाम दिए हुए हैं। अब फिर आपके 1857 के प्रमुख कौन केंद्र कौन से थे? तो बैरकपुर था, दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, ओके, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, ये सब क्या है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र है। अब ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए तो 3 नंबर का बन गया, या फिर क्या अलग अलग भी आ सकता है, अलग से पूछ लिए 2 नंबर का कि प्रमुख केंद्र बताओ तो 2 नंबर का प्रमुख नेता कौन है बताइए, आपसे बन ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका विद्रोह के ब्रिटिश प्रशासन पर क्या तत्कालिक प्रभाव पड़े, मतलब विद्रोह हुआ तो जो प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश प्रशासन पर। ओके, तो ये प्रभाव पड़े, पहला है कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और क्या है इंग्लैंड का सम्राट भारत भी सम्राट बन गया। दूसरा क्या है 1858 में रानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार किसी भी देशी राज्य को हड़पने का प्रयास नहीं करेगी। तीसरा क्या हुआ कि भारतीय सैनिक को जाति तथा धर्म के आधार पर संगठित किया गया, जिससे उनमें क्या राष्ट्रीय की भावना ना विकसित ना हो। अंग्रेजों ने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। इस बार से यह तत्कालिक प्रभाव पड़े ये बताए गए हैं। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तो दोस्तों हमने कहा हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन किया, हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपको क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैप बालक सेक्शन भी सब मिल जाएगा। तो हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस 99 रुपये, 50% ऑफ चला, केवल 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा। पीडीएफ के रूप में रहने वाला, तो कम समय में आपका कंप्लीट अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुल एवं जाति में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कुल और जाति में अंतर। ओके, कुल मानव समाज का एक छोटा सा समूह है, जबकि जाति क्या है मानव समाज का एक बड़ा सा समूह है। ओके, ये आपका हो जाता है। ओके, तो कुल क्या है कुल बहुत छोटा है, जाति की तुलना में कुल बहुत छोटा कहलाता है। और जाति क्या है मानव समाज के बड़ा समूह है और कुल आपका क्या है समाज का छोटा समूह। ओके, फिर क्या है कुल के द्वारा के कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जाति एक जैसे क्रियाकलाप करती है जिसके द्वारा क्या सामाजिक जरूरतें पूरी होती हैं। और कुल क्या है परिवार को कहते हैं, जबकि जाति क्या है एक समाज में कई कुल होते हैं। ओके, तो जाति के अंदर कई कुल होते हैं, जबकि क्या है कुल किसे कहते हैं परिवार को कहते हैं। ये आपका पता है, बहुत ही आसान है, समझेंगे। ओके, और नॉर्मल भी अपन इनके भाषा का शब्दों का इनका प्रयोग भी करते हैं, समझ कर लेंगे, आपसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरंभिक समाज में जाति व्यवस्था के दोष आपको बताना है, मतलब पहले समय में जाति व्यवस्था के क्या क्या दोष थे। तो देख लेते हैं। पहला हमारा दोष क्या है ईर्ष्या और द्वेष के कारण दिन प्रतिदिन जातियों की संख्या बढ़ने और जाति प्रथा में दृढ़ होने के यह परिणाम हुआ कि भिन्न भिन्न जातियां परस्पर क्या ईर्ष्या और द्वेष में बढ़ने लगा। ओके, मतलब एक जाति दूसरे से घृणा करने लगी, क्योंकि दोनों में क्या है घृणा होने लगी, क्योंकि भेदभाव बढ़ने लगा। दूसरा क्या है अस्पृश्यता को जन्म, मतलब छुआछूत को जन्म हुआ, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि तीनों उच्च वर्ण के लोग शूद्रों को घृणा की दृष्टि से। ओके, जाति के जब विभाजन हो गया, मतलब जाति व्यवस्था हो गई, तो इससे क्या हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि तीनों उच्च वर्ण के लोग क्या है शूद्रों से घृणा की दृष्टि से देखने लगे, उन्हें अछूत समझने लगे, उन्हें कुओं से पानी भरने और मंदिरों की पूजा करने से भी रोकने लगे। ये सब आपको प्रभाव है, और ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये सब आप जानते होगे। एक एक लाइन पढ़ लीजिए, फिर आपको अपनी भाषा में लिख देना है, 2-2 3-3 लाइन में, बहुत ही आसान भाषा में, इसलिए मैंने आपको बता दी। ओके, जैसे व्यक्तिगत उन्नति में बाधा, निजी जाति से उत्पन्न होने वाले विद्वान लोगों किसी भी आदरणीय स्थान प्राप्त न कर पाते, मतलब निजी जाति में बहुत सारे इतने विद्वान लोग हुए। ओके, तो उन्हें क्या आदरणीय स्थान प्राप्त नहीं हो पाता था। ओके, उनकी जाति कारण। ओके, जाति प्रथा वस्तुतः व्यक्तिगत उन्नति के मार्ग में क्या है बाधा बन रही थी। ओके, जैसे कि आपने और भीमराव अम्बेडकर के जीवन के बारे में पढ़ा है, तो वही आपको पूरा बताया गया। ओके, उससे आप समझ सकते हो। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं लिखिए, कोई 3 आपको बतानी। ओके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। ओके, तो देख लेते हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। ओके, तो शिक्षा में हमारा पहला है दुखवाद। ओके, दुखवाद में क्या कहते हैं। ओके, हेडिंग याद कर लीजिए आपको, और एक पढ़ लेना है, समझ लेना है। मैंने आपको याद करने का तरीका क्या होता है, हेडिंग याद करनी पड़ती है मैंने जब भी आंसर याद करें। ओके, जब हेडिंग अच्छे से याद हो जाए, उनके बारे में 2-2 लाइनें याद कर लीजिएगा, बस हो गया, इतना तो करना पड़ता है। ओके, तो दुखवाद में क्या होता है बुद्ध के अनुसार संसार दुखों से भरा हुआ है, सब कुछ दुखमय है, कुछ ही क्षण जो सुख है वो क्षण भर के लिए रहते हैं, हर चीज में दुख छिपा हुआ है। जन्म दुख है तो बुढ़ापा में भी दुख है, मृत्यु दुख है, बुरी चीजों में इससे मिलना भी दुख है, और प्रिय चीजों से वियोग भी दुख है। हर कुछ में दुख ही दुख है। जो भी इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसमें भी दुख है। इसमें क्या है ऐसे ही क्या है दुखवाद का सिद्धांत कहते हैं, मतलब हर चीज में क्या है दुख छुपा हुआ है, यही क्या है दुखवाद का आपका सिद्धांत। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, दूसरा क्या है शिक्षा क्या दी है महात्मा बुद्ध की, ओके बौद्ध की। ओके, महात्मा बुद्ध की है कि 4 आर्य सत्य दिए। पहला है दुख से मुक्ति पाने तथा निवारण प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने क्या है आर्य 4 सत्य दिए। ओके, कौन कौन से सत्य थे, आर्य सत्य थे। पहला है दुख। ओके, दूसरा है आपका समुदय मतलब कारण, तीसरा है दुख का निरोध, तीसरा है दुख का निरोध का मार्ग, मतलब पहले दुख
फिर दुख का कारण क्या है, फिर दुख का निरोध कैसे किया जाता है, दुख का निरोध के मार्ग क्या होंगे। तो पहले दुख है मानव जीवन में क्या है, क्षण का आनंद है, दुख ही दुख है। ओके, फिर दूसरा क्या है, कारण क्या है, दुख का मूल कारण क्या है, मोह माया तृष्णा, ये सब दुख के कारण है। दुख का निरोध क्या है, निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, मतलब दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके। ओके, दुख निरोध मार्ग क्या है, मानव तृष्णा से मुक्त होकर क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। ये हेडिंग बस आप चार हेडिंग मतलब चार आप आरसत की हेडिंग याद कर लीजिए, इतना आपको लिख देना है। तीसरा उनके क्या है, आपको लिख देने से अच्छा है मैं बुद्ध जी की अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है, इनके हम नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो अष्टांगिक मार्ग दिए है, बुद्ध ने निवारण प्राप्त करने के लिए क्या है, अष्टांगिक मार्ग बताए, जिन्हें 8 नियम है, इसलिए इन्हें क्या है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। 8 नियम है, इसलिए इन्हें क्या है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक आपका व्यायाम, सम्यक स्मृति, ओके, सम्यक समाधि, ये सब के आपके दिए हैं 8, याद आपको करना पड़ेगा। ओके, ये तो आसान है। दुख क्या है, उसका कारण क्या है, उसको दूर कैसे किया जा सकता है। ओके, और दुख किसके कारण होता है, ये 4 इस बार से पॉइंट है, ये तो आप समझ सकते हो। और ये आपको याद कर लीजिए। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं, पर जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, सब जो जैसे एकदम सिलेक्टेड में आपको ला रहा हूँ, आपको सेम क्वेश्चन दिख रहे हैं। ओके, बौद्ध की अभी हमने इंपॉर्टेंट देख ली है कि शिक्षा कौन कौन सी थी। अब जैन धर्म की हम शिक्षा देख लेते हैं। ओके, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी। पहला हमारा है जैन धर्म की अगर महत्वपूर्ण शिक्षा है, तो पहला आपको बताना है कर्म प्रधान एवं पुनर्जन्म पर विश्वास। ओके, विश्वास, जैन धर्म में क्या कर्म को प्रधानता दी जाती है तथा क्या पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। कर्म का पुनर्जन्म के साथ सीधे संबंध है, कर्मों के आधार पर क्या है, अगला जन्म होता है। ओके, दूसरा क्या है, 3 रत्न दिया। ओके, ये क्वेश्चन भी आता है 3 रत्न का संबंध कैसे, तो जैन धर्म से। ओके, और अभी तक तो हमने क्या वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आप देख रहे हैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन सिलेक्ट करने के साथ साथ इतना आपको मटेरियल तैयार करना, पर वीडियो लाना काफी मेहनत लग जाती है। वीडियो पसंद आती है, वीडियो लाइक जरूर करिए। ओके, और 3 रत्न देख ले, 3 रत्न कौन कौन से 3 रत्न दिए, तो जैन धर्म में क्या 3 रत्नों का पालन करना ही में मोक्ष की प्राप्ति बताया गया। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है 3 रत्न का पालन करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, मतलब दर्शन ज्ञान चरित्र, ये आपको तैयार कर लीजिएगा 3 रत्न। ओके, फिर 5 महाव्रत दिए, महावीर ने जैनियों के 5 महाव्रतों का उपदेश दिया। ओके, महावीर ने क्या है 5 महाव्रत निम्नलिखित है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 क्या है नियमों का पालन करना ही पंच महाव्रत कहलाता है। तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ये है 3 आपकी जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली को समझाइए। देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली क्या है, तो अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज है। यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली जैसी ही है। अमरनायक सैनिक कमांडर थे, जिन्हें क्या है, जिन्हें राय द्वारा प्रशासक, राय कौन थे, राय मतलब राजा। ओके, विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था। ओके, तो राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अमरनायक उन क्षेत्रों में किसान, शिल्प कर्मियों और व्यापारियों से क्या भू राजस्व तथा अन्य कर वसूला करते थे। अमरनायक राजस्व की कुछ भाग अपने व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के दल का रखरखाव करने के लिए अपने पास रखते थे। यह दल विजयनगर शासक को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। ओके, सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। इनकी मदद से क्या इन्होंने दक्षिण भारत में नियंत्रण किया। ओके, राजस्व का कुछ मदरसा, मंदिरों और सिंचाई के साधनों पर रखरखाव के लिए किया जाता था। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे तथा अपनी स्वामी भक्ति का प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं भी उपस्थित हुआ करते थे। पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको बन जाएगा। समझ के लीजिएगा। ओके, रटना बिल्कुल नहीं, इसको समझ के लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय तृतीय और विजयनगर के शासकों में पहाड़ शासक क्यों समझा जाता था, 3 प्रमाण दीजिए। ओके, यह महान होगा, आपका महान होना चाहिए। ओके, महान शासक क्यों समझा जाता था कृष्णदेव राय तृतीय को। ओके, तो 3 आपको रीजन बताने हैं। ओके, पहला है महान विजेता। ओके, वह एक महान सैनिक और सेनापति थे। उन्होंने अपने सभी विरोधियों और विद्रोहियों का दमन करके बीजापुर और बीदर और उड़ीसा राज्यों को जीता। दूसरा है कुशल प्रशासक, हेडिंग बनी हुई है, ये आपकी पहली हेडिंग, ये दूसरी, ये आपकी तीसरी हेडिंग। ओके, दूसरा आपका कुशल प्रशासक, उन्होंने अपने राज्य में संगठित करके प्रजा को न्याय प्रदान किया, साथ ही भूमि संबंधी और व्यापार संबंधी सुधार भी किए, कृष्णदेव राय तृतीय द्वारा किए गए। ठीक, तीसरा है कला और सांस्कृतिक संरक्षण, उन्होंने क्या है राज्य में संस्कृत और तेलुगु को बढ़ावा दिया। कला के क्षेत्र में उन्होंने गोपुर टावर का निर्माण कराया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्ण स्वामी का मंदिर और नांगतापुर नगर का निर्माण कराया। उनकी महानता की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, दक्षिण के हिंदू और मुसलमान राजाओं में एक भी ऐसा नहीं था जिसकी तुलना क्या है कृष्णदेव राय से की जा सके। ओके, मतलब इतने महान शासक थे कि इनकी तुलना क्या किसी से किए ही नहीं जा सकते थे, ये बताया गया। तो ये अब 3 आपको क्या पॉइंट याद कर लिए, पहले महान विजेता, फिर दूसरा कुशल शासक और कला और साहित्य का संरक्षण, ये तीनों हेडिंग याद कर लीजिएगा। इनके बारे में 2 लाइन पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा कि कृष्णदेव राय है तृतीय है वो महान शासक क्यों थे।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण आपको बताने, मतलब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो फेल हो गया, असफल हो गया। क्यों हो गया? तो पहला रीजन क्या है, समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति, मतलब जी समय से पूर्व कर दिए क्योंकि, और साथ ही क्या सूचना का प्रसार नहीं हो पा रहा, तो मान ली एक जगह विद्रोह कर दिया, दूसरी जगह पता ही नहीं चल पा रहा कि विद्रोह स्टार्ट हो गया, तो वही विद्रोह कर दे। मतलब अगर एक साथ विद्रोह सब जगह होता तो वह अंग्रेज दब जाते, अंग्रेज एक साइड हुआ विद्रोह हुआ तो अंग्रेज जब तक उसको दबा देते, फिर दूसरी साइड हुआ तो अंग्रेज वहां पहुंच के वहां दबा देते, जहां धीरे धीरे विद्रोह अंग्रेज धीरे धीरे दबा देते। और एक साथ होता तो अंग्रेज की सेना कम होती और अंग्रेज दबा ना पाते। तो यही बता गया कि समय से पूर्व हुआ, साथ ही क्या है सूचना में असफल क्रांति थी, ये बता गया है। फिर नेक्स्ट दूसरा क्या है कि संगठन और एकता का अभाव था। यहाँ संगठन और एकता का भी अभाव था। ये सब कोई अपने अपने हिसाब से क्या है संग्राम कर रहा था, विद्रोह कर रहा था। ये सब एक साथ मिलकर ये संगठित रूप से नहीं कर रहे थे। तो तीसरा क्या है संपर्क का अभाव था, एक दूसरे संपर्क नहीं हो पाता था। पहले समय में ऐसा तो है नहीं, व्हाट्सएप में एक बार मैसेज किया तो तुरंत से पहुंच जाता था। तो संपर्क का अभाव भी था, अगर कोई संदेश पहुंचाना तो 3 से 4 दिन लगते थे, जब तक अंग्रेज क्या है विद्रोही दबा देते थे। इस प्रकार से तो ये आपको 3 हेडिंग पहले अच्छे से याद कर लेनी है, उनके बारे में 2-2 लाइन पढ़ लेना है, आपका तैयार हो जाएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है तो इसे भी आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के संक्षिप्त वर्णन करना है, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, कैसे क्या हुआ उसमें वो आपको बताना है। ओके, तो 13 अप्रैल 1919 में के दिन अमृतसर की जनता ने जलियांवाला बाग एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। जैसे ही सभा प्रारंभ हुई, जनरल डायर नामक एक सैनिक ने अधिकारी ने सभा को किसी भी प्रकार चेतावनी दिए बिना अपने सैनिकों को सभा में भीड़ की गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने क्या है भीड़ पर गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप 800 से अधिक लोग मारे गए तथा 2000 से लोग ज्यादा घायल हो गए। जलियांवाला कांड से जनता में ब्रिटिश शासक के विरुद्ध क्या व्यापक असंतोष जागृत हो गया। शॉर्ट में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिया। 3 नंबर आप इतना लिखना है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, हो जाता कंप्लीट। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपको टॉप 16 क्वेश्चन बताया 3 नंबर वाले। आगे और भी क्वेश्चन है तो हम क्या है सेकंड पार्ट में देख लेंगे। ओके, तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, वीडियो कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टाइम चलो ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।